Hello guys, welcome back to my YouTube channel Global Politics। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वह किसी भी जियोपॉलिटिक्स को पसंद करने वाले के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। इस न्यूज़ को इंडियन मीडिया के साथ साथ वर्ल्ड मीडिया भी एक्सटेंसिवली कवर कर रही है। जैसा कि आप सभी को पहलगाम अटैक और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पता ही हो, तो ये उससे रिलेटेड न्यूज़ ही है। अब 2 महीने के बाद हम देख रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स और फिगर्स थे, वह सब धीरे-धीरे सामने आ रहे हैं। जो कि हाँ, एक तरीके से मैं कहूँ तो थोड़ा लेट है, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी झूठ बोल-बोल के एक नैरेटिव वॉर जीत चुका है लगभग-लगभग। मगर फिर भी मैं इसको ठीक मानता हूँ, क्योंकि एटलीस्ट इंडिया अब सबूत के साथ-साथ बोल तो रहा है ना। आप मुझे खुद बताइए कैसा रहता अगर इंडिया एक भी चीज़ बोलता ही नहीं? इंडिया कुछ नहीं बताता, उससे तो बेटर है। और जहाँ तक मुझे ये देख के लग रहा है ना कि जो हमारे एयरफोर्स चीफ मार्शल हैं प्रीत सिंह जी ने, उन्होंने कल की कॉन्फ्रेंस में यही बोला था कि एक चीज़ का मुझे दुख होता है कि हम बाकी सबको तो अंडरस्टैंड करवा देते हैं, मगर हम अपने देशवासियों को विश्वास नहीं दिला पाते कि हमने ऐसा कुछ किया है। उसके लिए इन इन लोगों ने कहा था कि इस बार इसीलिए हमने अच्छे से कैमरा वगैरह से फोटो वगैरह ली है, जिससे कि इंडियंस को भी पता चल सके कि नहीं, सच में हमने ऐसा काम किया है। तो उसी से रिलेटेड ये बात है कि जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जैसे कि जो भी मेरी वीडियोस फॉलो करता है, मैं उसको बता के रखा हूँ कि अभी तो खैर नहीं इतना पढ़ा जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर को, मगर आने वाले 5-6 साल में ना इंडिया की जियोपॉलिटिक्स को या फिर फॉरेन पॉलिसी को अंडरस्टैंड करने के लिए ये एक ऑपरेशन सिंदूर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट होगा। इसको लगभग सब लोग स्टडी करेंगे कि ऐसा क्या हो गया था कि जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा जो इनका इंडिया का फॉरेन पॉलिसी है वो पूरा का पूरा बदल गया। उसी चीज़ के मैं बारे में बता रहा हूँ कि अ, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अगर अगली बार ऐसा कुछ हुआ ना, तो इंडिया नैरेटिव वॉरफेयर में भी एक तरीके से अपनी बढ़त बनाएगा, जहाँ तक मुझे ये लग रहा है। खैर टॉपिक पे आते हैं। तो इंडिया के एयरफोर्स के चीफ मार्शल प्रीत सिंह ने एक कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट्स और एक बिग प्लेन को इंडिया के S-400 ने मारा है, वो भी पाकिस्तान के 300 किलोमीटर अंदर मिसाइल फायर करके। जैसा कि आप सबको पता होगा कि जो S-400 है उसकी मिसाइल की जो क्षमता है वो 4 मिसाइल्स हैं, और उन सब की क्षमता ऐसे-ऐसे है कि 120 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 380 किलोमीटर तक की रेंज है S-400 की मिसाइल्स की। जो मुझे लग रहा है जो 380 किलोमीटर वाली मिसाइल थी, वही इंडिया इंडिया के बॉर्डर से लॉन्च होके जाके पाकिस्तान के एक बिग प्लेन को मारा है। तो अब यही अगर आप देखेंगे कि इन्होंने बेसिकली कवर क्या-क्या की चीज़ें की हैं, क्या-क्या बताया है। तो सबसे पहले तो इन्होंने ये बताया है कि 5 पाकिस्तानी फाइटर जेट्स जो हैं वो इंडिया ने शॉट किया, प्लस 1 एयरक्राफ्ट। जो एयरक्राफ्ट इन्होंने शॉट किया है वो एडब्ल्यूसी है। एडब्ल्यूसी जो होता है बहुत महँगा एयरक्राफ्ट होता है, और उसको शॉट करना या फिर उसको शॉट हर देश अपना बचा के रखता है, क्योंकि वो काफ़ी महँगा होता है और वो एक तरीके से चलता-फिरता डिटेक्टर होता है, रडार होता है। इसलिए उसको शॉर्ट करना काफ़ी मुश्किल चीज़ होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी जो भी कंट्री होती है उसको बचा के रखती है। तो उन्होंने यही चीज़ बताया। उन्होंने ये भी बताया कि जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है उसने एक वंडरफुल जॉब की है। बहुत अच्छा काम किया है, इन्होंने यही सब चीज़ें बताई है। और जो इन्होंने सबसे मेन चीज़ बताई ना, अभी आप ये देखिएगा कि जो भी ये वॉर हुई 80-90 आवर्स की, जितनी भी घंटे की वॉर थी, उसमें इंडिया इतना ज़्यादा डैमेज कर दिया था ना पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान को समझ में आ गया था कि अगर वो इससे ज़्यादा इसको कंटिन्यू करेंगे, तो वो और ज़्यादा नुकसान सहेंगे। इसी वजह से पाकिस्तान ने इंडिया को फ़ोन करके कहा कि हमको अब वॉर नहीं चाहिए, अब बंद कर दो। प्रीत सिंह जी ने ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनके क्लोज रिलेटिव ने उनसे यह बोला है कि और मारना था। तो जैसा कि उनकी स्पीच के बारे में मैंने आपको बताया, तो उन्होंने स्पीच में ये भी स्पेसिफिकली मेंशन किया कि जितने भी उनके आस पड़ोस के लोग थे, जितने उनके क्लोज रिलेटिव्स वगैरह थे, क्लोज लोग थे, उन्होंने यही चीज़ बोला है कि तुमने बहुत जल्दी छोड़ दिया, देखिए कि और मारना था, कि इतने जल्दी क्या, थोड़ा सा और मजा करते पाकिस्तान के साथ। अब मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये जितना भी पूरा कॉन्फ्रेंस हुआ है ना, इसके 2 एंगल सामने आते हैं। पहला, S-400 की बहुत तारीफ़ की जा रही है। देखिए, एक चीज़ मैं बताऊँ, जब मुझे आज भी याद है वो 2016-2015 का टाइम, जब इंडिया ने S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदने की
वो प्रोसेस स्टार्ट किया था, उसके बाद अपोजिशन में या फिर यूएसए में अच्छा खासा बवाल मचा था कि इंडिया ऐसा क्यों कर रहा है। तो इसी चीज के लिए अगर S-400 की तारीफ हो रही है तो ये एक तरीके से हिंट है कि अगली बार हम S-400 की एक्स्ट्रा कुछ बैटरीज भी खरीद सकते हैं। और इस बार अगर खरीदेंगे तो जहां तक मुझे लगता है कि अपोजिशन उतना ज्यादा इनके ऊपर प्रेशर नहीं बनाएगी। इसी कॉन्फ्रेंस में जो प्रीत सिंह जी ने वो एक और चीज के बारे में फोकस किया कि जो ड्रोन्स होते हैं ना वो अकेले बड़ी बड़ी जो वॉर्स होती हैं उसको जीत नहीं सकते, इसलिए लॉन्ग रेंज जो प्रिसीजन स्ट्राइक होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तो मुझे लग रहा है कि ये क्लियर क्लियर इंडिकेशन दे रहा है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कि ये लोग S-400 की कुछ और बैटरीज खरीदने जा रहे हैं। अब जो इसका सेकंड एंगल है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोग सुन ही रहे होंगे कि कुछ दिन पहले लाइक लगभग 9 अगस्त को ट्रंप जी ने ये बोले थे कि 5 से 6 फाइटर जेट्स जो हैं वो मारे गए हैं, इसके बाद ये जाके इन्वॉल्व हुए थे इस पूरे वॉर को रोकने में, जो कि एक्चुअली गलत है। ये एकदम इन्वॉल्व नहीं हुए थे। इंडिया ने इस क्लेम को हरदम रिजेक्ट किया है कि ट्रंप का कोई भी हाथ नहीं था वॉर को रोकवाने में। तो यही चीज है कि अगर आप इस कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग देखें ना तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्ल्ड मीडिया ये कवर कर रहा था धीरे धीरे कि जो 5 से 6 फाइटर जेट्स गिरे हैं वो इंडिया के गिरे हैं। तो इसी चीज को क्लैरिफाई करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने अपना एक माउथ पीस आगे कर दिया कि भाई जाओ बता के आओ कि नहीं हमारे नहीं मरे थे, हमने पाकिस्तान के मारे थे। खैर, इसके बाद मैं यही कहूंगा कि सबसे पहले तो मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ कि मुझे कुछ चीजें समझ नहीं आती हैं। दो मैं बीजेपी का कोई बहुत बड़ा सपोर्टर नहीं हूँ, बट मगर जो इस कॉन्फ्रेंस के रिएक्शंस आए हैं ना वो देख के थोड़ा बहुत मुझे भी दुख होता है। सबसे पहले तो जो अपोजिशन है कांग्रेस, वो सबसे पहले कह रही थी कि क्या जरूरत थी स्टार्ट करने की। अब जब स्टार्ट हो गया तो फिर वो कह रहे हैं कि क्यों रोक दिए, क्यों प्रेशर किए थे रोकने के लिए। तो मैं यही बोलूंगा कि रोकना भी एक तरीके से ना बहुत इंपॉर्टेंट टाइम था। हमको जितना अटैक करना था, हमने एयरबेस जितना वगैरह डिस्ट्रॉय करना था, हमने वो सब कर लिया। पाकिस्तान की एक मिसाइल, लिटरली एक भी मिसाइल भारत को हिट नहीं कर पाई थी। तो यही चीज है ना कि इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया ने इस चीज को रोक क्यों दिया। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंडिया को अगर सुपर पावर बनना है ना, सुपर इकोनॉमी बनना है जैसे कि चाइना या यूएस है, तो आप इन लोग के बीच में एक कॉमन चीज देखेंगे। चाइना भी लास्ट 50-60 ईयर से कोई भी वॉर नहीं लड़ा है। इवन यूएसए भी जो भी वॉर लड़ा है, जैसे वियतनाम लड़ा हार के आ गया, अफगानिस्तान में थे वो भी छोड़ छाड़ के भागे क्योंकि वहां पे भी लॉस हो रहा था, इनको हार रहे थे एक्चुअली। तो कहे कि भैया छोड़ छाड़ के हटते हैं, वेपन्स तक छोड़ दिए, वेपन्स तक नहीं लिए। तो वही चीज है, अगर कोई भी देश अगर वॉर में इंडल्ज हो जाता है ना तो उसकी जितनी भी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। और जहां तक मुझे लग रहा है कि इंडिया की, चलो वॉर से तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं रुकी, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रम्प की जो टैरिफ है उससे मुझे एक हिंट ये भी लग रहा है ना कि जो पाकिस्तान ने पहलगाम अटैक करवाया था इंडिया के ऊपर, उसमें सिर्फ और सिर्फ चाइना नहीं थी इन्वॉल्व था। मुझे लग रहा है उसमें चाइना ही सिर्फ इन्वॉल्व नहीं था उस पहलगाम अटैक में, उसमें यूएसए का भी हाथ था। यूएसए से भी इंडिया की ग्रोथ नहीं देखी जा रही है, जो कि अब धीरे धीरे क्लियर होता चला जा रहा है। जितना भी टैरिफ यूएसए ने लगाया है 25% प्लस 25% एक्स्ट्रा टैरिफ, उससे ये चीज क्लियर होती चली जा रही है कि कहीं ना कहीं पहलगाम अटैक के पीछे यूएस का भी हाथ जरूर था कि इंडिया की ग्रोथ रोका जाए, ये वॉर में उलझ जाएंगे तो जितनी भी कंपनीज वगैरह चाइना से निकल रही हैं वो यूएसए में मैन्युफैक्चर करेंगी। खैर, ऐसा कुछ होते हुए दिखाई नहीं दिया, और एक तरीके से मैं बोलूंगा कि अच्छा ही हुआ कि जो इंडिया ने वॉर को ज्यादा देर नहीं खींचा। सबको ये चाहिए था, इवन मैं भी ये फील कर रहा था कि थोड़े दिन और इलोंगेट करते वॉर, कुछ एरिया वापस लेते। बट चलिए, जैसा हुआ अच्छा हुआ। तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन के ऊपर। जिसको भी इसका आंसर पता होगा प्लीज उसका आंसर कमेंट कीजिए, और जिसका भी आंसर सही होगा मैं उसको हार्ट दे दूंगा, जिससे बाकियों को पता चल जाएगा कि सही आंसर क्या है। तो यही चीज है कि जो मिड 25 में, अभी 2025 के मिड में, मतलब जून जुलाई के आसपास, कौन से ऐसे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं जो कि एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व थे और अब वो सीज फायर के लिए मान गए हैं। वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया एंड थाईलैंड, मलेशिया एंड सिंगापुर। आप प्लीज मेरा चैनल देखते रहिए। थैंक यू।